दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अदर स्टेट के कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ग्रेजुएट लेवल से ऊपर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स सेक्शन को ध्यान से पढ़ें। इसमें ऑब्जेक्टिव यानी शॉर्ट के साथ साथ थोड़ी गहराई में भी उतर कर पढ़ें, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। भारतवंशी सत्या नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के चेयरमैन बनाए गए हैं? 4 विकल्प हैं। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी एप्पल और डी मास्टरकार्ड। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। भारतीय मूल के सत्या नडेला पिछले 7 वर्षों से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद पर आसीन हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की कंपनी है। सत्या नडेला को 2014 में माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया गया था, यानी वे 2014 से इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। नडेला माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ हैं जो कंपनी के इतिहास में चेयरमैन बनेंगे, यानी ये तीसरे चेयरमैन होंगे। सत्या नडेला से पहले बिल गेट्स खुद और उसके पश्चात थॉमसन कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं। सत्या नडेला के बारे में आप जान लीजिए कि ये भारतीय हैं और इनका जन्म हैदराबाद, जी हां, तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद में 1967 में हुआ था और उन्होंने 1988 में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर वे यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्यूटर साइंस में एमएस किया है। इसके पश्चात 1996 में शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से उन्होंने एमबीए किया है और आज वे माइक्रोसॉफ्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके चेयरमैन बन गए हैं। केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियां बनाने का फैसला लिया है? 4 विकल्प हैं। ए 5 कंपनियां, बी 6 कंपनियां, सी 7 कंपनियां अथवा डी 8 कंपनियां। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी 7 कंपनियां। केंद्र सरकार ने नीतिगत सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने, जी हां, 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड यानी ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पुनर्गठन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत बोर्ड को अब 7 अलग अलग कंपनियों में विभाजित की जाएगी ताकि इसके काम की जवाबदेही को बढ़ाया जा सके। याद रखिए कि आयुध निर्माण बोर्ड इस समय हथियार और गोला बारूद का निर्माण करती है और इसे बनाने वाले 41 कारखाने इसके नियंत्रण में वर्तमान में मौजूद हैं। नाटो नेताओं ने निम्नलिखित में से किस देश को सतत वैश्विक सुरक्षा चुनौती, जी हां, सस्टेनेबल ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज घोषित किया है? 4 विकल्प हैं। ए रूस, बी चीन, सी उत्तर कोरिया अथवा डी ईरान। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी चीन। दोस्तों, नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बात करूं तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, 30 यूरोपीय और अमेरिकी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है। ध्यान रखिएगा, यह एक सैन्य गठबंधन है जो अमेरिका के नेतृत्व में उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच की गई है। नाटो ने चीन को एक सतत वैश्विक सुरक्षा चुनौती के तौर पर चिन्हित किया है और बीजिंग के उदय का मुकाबला करने की कसम खाई है। नाटो के महासचिव जैन स्टोल्टेनबर्ग के अनुसार चीन तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है, जिसमें अधिक हथियार और बड़ी संख्या में पुरस्कृत वितरण प्रणाली शामिल है। साथ ही उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि रूस के साथ उसके सैन्य सहयोग को लेकर भी नाटो संगठन को चिंता है। वर्तमान समय में चीन जिस रणनीति पर चल रहा है, यह विश्व समुदाय के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती के रूप में पेश आई है और नाटो इसी का मुकाबला करने के लिए कमर कस रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको अब पता है कि यह उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है जो नाटो है। इसका गठन, याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के आक्रमण के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के तौर पर किया गया था। याद होगा कि उस वक्त सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वार, शीत युद्ध जारी था। सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने के लिए और अपने दोस्त मित्र राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नाटो का गठन किया गया था। नाटो में मूल रूप से जिस समय इसकी स्थापना हुई थी 12 देश सदस्य थे, जी हां, 12 ये देश हैं कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, इटली, आयरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, नॉर्वे।
खुद संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, जी हां ब्रिटेन, किंतु वर्तमान में नाटो में शामिल देशों की कुल संख्या 30 है, 30। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 4 विकल्प हैं। ए 47वां, बी 57वां, सी 67वां अथवा डी 77वां। दोस्तों इसका सही आंसर है सी 67 यानी 67वां। कोर्सेरा द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में विश्व के देशों में भारत को 67वां स्थान दिया गया है। जी हां, 67th। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में व्यापार के मामले में भारत को 55वां स्थान, जबकि प्रौद्योगिकी और डाटा विज्ञान के क्षेत्र में 66वां स्थान दिया गया है। यहां 3 तथ्य हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है कि विश्व के समस्त देशों में भारत को कितना 67वां स्थान दिया गया है। किसमें? ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में। इसके पश्चात व्यापार के मामले में इस रिपोर्ट में भारत को 55वां 55th पोजीशन, जबकि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और डाटा विज्ञान के क्षेत्र में 66वां स्थान दिया गया है। ये 3 फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान जिस देश को मिला है वो है स्विट्जरलैंड, जबकि दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग और तीसरा स्थान ऑस्ट्रिया को दिया गया है। ये तीनों यूरोपियन कंट्री ही हैं। ध्यान रखिए, कोर्सेरा का मुख्यालय माउंट व्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए में है। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक हाल ही में किसने लॉन्च की है? 4 नाम हैं। ए अमर्त्य सेन, बी अरुंधति रॉय, सी चेतन भगत अथवा डी शशि थरूर। दोस्तों इसका सही आंसर है ए अमर्त्य सेन। प्रसिद्ध लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च की है। जी हां, होम इन द वर्ल्ड इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उन्हें अमर्त्य नाम देने और कोलकाता के प्रसिद्ध कॉफी हाउस में मार्क्स और किन्स के विचारों को याद कर उन्होंने इसमें अपने संस्मरण को साझा किया है। और यहां पर यह ध्यान रखिए, इनका नाम अमर्त्य रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। इनसे संबंधित संस्मरण को उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। दोस्तों, अमर्त्य सेन की इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। जी हां, इसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस ने किया है। द होम एंड द वर्ल्ड, यहां पर आप ध्यान रखें, एक दूसरी पुस्तक है द होम एंड द वर्ल्ड, जो इस पुस्तक के नाम से मिलती जुलती नाम है। यह कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित उपन्यास है। जी हां, ये ध्यान रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित यह एक उपन्यास है द होम एंड द वर्ल्ड। इसकी रचना वस्तुतः उन्होंने बांग्ला भाषा में 1916 में की थी और उस मूल पुस्तक का नाम था घड़े वायरे। इसी का इंग्लिश रूपांतरण है द होम एंड द वर्ल्ड, जो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक उपन्यास है। अमर्त्य सेन द्वारा रचित पुस्तक इस नाम से काफी मिलती जुलती है, इसलिए इन दोनों में फर्क आप ध्यान में रखेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2030 तक निम्न में से किस ग्रह यानी किस प्लैनेट पर इनविजन मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है? 4 विकल्प हैं। ए बुध यानी मरकरी, बी शुक्र वीनस, सी मंगल यानी मार्स अथवा डी बृहस्पति जुपिटर। दोस्तों इसका सही आंसर है बी वीनस। दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है शुक्र और पृथ्वी पर जीवन के लक्षणों की खोज करना और वहां के वातावरण का अध्ययन करना। ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मदद से इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। यहाँ यह फैक्ट्स आप याद रखें कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और यहाँ पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 20 सदस्य देशों का एक समूह है। जी हाँ, यूरोप के 20 देशों का एक समूह है जो कि अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां संचालित करती हैं। और गुयाना अंतरिक्ष केंद्र, जी हाँ, जो दक्षिण अमेरिका में एक देश है गुयाना, वो फ्रांस का ही आधिपत्य वाला क्षेत्र है। गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से ही इसका प्रक्षेपण किया जाता है। यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो भी रॉकेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करती है उसका प्रक्षेपण केंद्र गुयाना में ही है। और एरियन 5 उसका एक प्रमुख प्रक्षेपण रॉकेट है अथवा यान है, जिसके माध्यम से वे उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है? चार विकल्प हैं। ए लद्दाख, बी चंडीगढ़, सी पंजाब और डी गोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। वह ऐसा करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख के जो वर्तमान राज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, उन्होंने प्रदेश में लोगों को खुले में शौच ना करने के लिए उठाए गए कदमों और हर घर में शौचालय मुहैया करवाकर खुद को खुले में शौच मुक्त प्रदेश घोषित किया। यानी अब याद रखिए कि लद्दाख में कोई लोग खुले में शौच नहीं करते। यह ऐसा पहला क्षेत्र है देश का या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर यह संभव हो पाया है। निम्न में से किस देश में पिछले दिनों महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया? चार विकल्प हैं। ए दक्षिण अफ्रीका, बी केन्या, सी जिम्बाब्वे अथवा डी ट्यूनीशिया। दोस्तों इसका सही आंसर है बी केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी स्थित नैरोबी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। जी हां, नैरोबी यूनिवर्सिटी जो नैरोबी में है वहीं पर महात्मा गांधी लाइब्रेरी, महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। इस पुस्तकालय का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय केन्या की यात्रा पर हैं। केन्या ने महात्मा गांधी के द्वारा भारत में उनके योगदान को प्रोत्साहित और चिन्हित करने के लिए अपने यहां इस पुस्तकालय की स्थापना की है। विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस दिन किया जाता है? ए 14 जून, बी 15 जून, सी 16 जून अथवा डी 17 जून। दोस्तों इसका सही आंसर है बी 15 जून। दोस्तों विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है, विंड डेज। पवन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में पवन ऊर्जा को महत्व देना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना। पहली बार ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम वैश्विक पवन दिवस का आयोजन 2007 में किया गया था। विश्व पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल हर साल करता है। ये दोनों संस्थाएं हैं, कौन कौन सी? विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। एक फैक्ट्स आप ध्यान में रखिए कि वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वो समय है 2005 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। राजा परवा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चार विकल्प हैं। ए छत्तीसगढ़, बी ओडिशा, सी तेलंगाना अथवा डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर है बी ओडिशा। दोस्तों ओडिशा राज्य में 3 दिवसीय राजा पड़वा उत्सव की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा यह पर्व ओडिशा राज्य में मनाई जाती है। राजा पड़वा उत्सव मॉनसून की शुरुआत का जश्न मनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। किसका? मॉनसून की शुरुआत का। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस दिन भूदेवी को मासिक धर्म आता है और चौथे दिन को शुद्धिकरण स्नान का दिन मनाया जाता है। इसके अंतर्गत 3 दिनों तक महिलाएं कोई काम नहीं करती है। ये ओडिशा में एक परंपरा रही है एक उत्सव मनाने की, जो प्रत्येक वर्ष मानसून की शुरुआत में मनाई जाती है। विश्व दाता सूचकांक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? चार विकल्प हैं। 11वां, बी 12वां, सी 13वां अथवा डी 14वां। दोस्तों इसका सही आंसर है डी 14वां। दोस्तों चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 14वां स्थान दिया गया है। जी हां, 14th। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों के बीच यह रैंकिंग जारी की गई है। और ध्यान रखिए इस रैंकिंग में प्रथम स्थान इंडोनेशिया का, जी हां प्रथम स्थान इंडोनेशिया का, दूसरा केनिया का, तीसरा नाइजीरिया का है। ये तीनों विकासशील कंट्री हैं। और चौथा म्यांमार, ये भी विकासशील कंट्री है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर है। वस्तुतः यह रैंकिंग लोगों की दान देने की प्रवृत्ति पर आधारित है और इसलिए यहां पर शुरुआत के जो 4 देश दिख रहे हैं वे सभी
विकासशील देश हैं, जबकि 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया ही एक विकसित कंट्री है जो 5वें स्थान पर मौजूद है। ध्यान रखिए, चैरिटी एड फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ग्रेट ब्रिटेन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में जीवन और समुदायों को बदलने के लिए दान देने को बढ़ावा देता है, यानी लोगों को यह प्रोत्साहित करती है कि आप दान दें और दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहें। दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।